नमस्ते। रूस को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते घटी हुई कुछ घटनाओं के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका भारत के लिए कुछ इम्पोर्टेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कीव की यात्रा पर। आज जो है वो कीव की यात्रा पे गए हैं और ये यात्रा कुछ ही घंटों की होगी, लेकिन इस यात्रा की कोई ख़ास सिग्निफिकेंस अब नहीं रही। जब ये विज़िट अनाउंस की गई थी तब ऐसा लग रहा था कि जो पीस टॉक की बातें हो रही हैं रूस और यूक्रेन के बीच, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है रूस का संदेशा लेके उनके पास जाएँगे और यूक्रेन से कहेंगे कि भई रूस ने ये कहा है। जब मोदी जी जब जुलाई के अंदर जब वो मॉस्को गए थे, तो उनकी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई थी, तो वो कोई मैसेज वहाँ लेके जाएँगे और कहें कि भई बातचीत करो और ये जो लड़ाई-झगड़ा तुम्हारे बीच में है यूक्रेन-रूस के बीच में, इसको सुलझाओ। जब ये ट्रिप अनाउंस हुई तब, लेकिन कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन ने जो रूस का जो रीजन है कुर्स्क, बॉर्डर रीजन है, वहाँ पे हमला बोल दिया है और अब जो है ऐसा लगता नहीं कि रूस जो है शांति वार्ता के मूड में है। रूस के सारे जो लीडर्स हैं, एक-एक करके सब बोल रहे हैं कि भाई यूक्रेन के इस हमले ने जो भी पीस टॉक की बातें हो रही थी उसको ख़त्म कर दिया है। मतलब रूस के लीडर्स का कहना है कि भाई ये जो पीस टॉक थी ये सब एक दिखावा था। यूक्रेन सिर्फ़ हमला करना चाहता था और वो सिर्फ़ इसे कहते हैं ना कि टाइम का वेट कर रहा था और पीस टॉक जो है कि एक दिखावा था अपनी जो गतिविधियों को छुपाने के लिए। तो ऐसे माहौल में जो रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत पॉसिबल नहीं है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विज़िट है, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती वो। अब वो सिर्फ़ एक बैलेंसिंग एक्ट हो गया, क्योंकि वो जो है अ, रशिया गए थे, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा विरोध जताया था कि भई आप रूस को जा रहे हो। तो यूक्रेन जाने का पर्पज़ शायद एक बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है कि भई पश्चिम और पूरब को साथ के, रशिया इज़ अ ईस्ट और यूक्रेन इज़ लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक सपोर्टिंग पार्टनर कंट्री है। तो ही इज़ ट्राइंग टू बैलेंस आउट। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ट्रिप बैलेंसिंग एक्ट हो सकती है और वैसे और कोई ख़ास इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि अब बातचीत हो नहीं पा रही है और कुछ हो नहीं सकता, तो ये बा जा रहे हैं और फिर भी कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रूस का संदेशा जो है मैसेज है, वो यूक्रेन को देंगे और कहेंगे भाई बातचीत करो, लड़ाई-झगड़े से कुछ होता नहीं है, बातचीत करोगे तो ही समाधान निकलेगा। तो इतना सा ही भारत कर सकता है। भारत का कोई ख़ास इन्फ्लुएंस नहीं है इन चीज़ों को लेके, आज की डेट में तो उस रीजन में ना तो यूक्रेन के ऊपर, ना रूस के ऊपर। तो मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री और भारत अपनी पॉलिटिकल कैपिटल इस तरह से ख़राब करना चाहेगा या इन्वेस्ट करना चाहेगा। जब दोनों ही पार्टियाँ आपस में बात नहीं करना चाह रही हों, तो तीसरा पक्ष क्या ही मीडिएटर बन सकता है। तो इस बारे में इतना ही कहना है। और दूसरी बात जो है कि रूस के राष्ट्रपति नॉट प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने एक डिक्री साइन की है कुछ दिन पहले, जिसमें कि फॉरेनर्स को कहा गया कि भई आप आके रूस में रह सकते हैं, ठीक है? और ऐसे जो फॉरेनर्स हैं उनको रशियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं चाहिए और ये बहुत सारे एग्ज़म्पशंस मिले हैं। लेकिन ये शायद जहाँ तक मुझे पता है शायद 30 दिन के लिए है। 30 दिन या 3 महीना, आई एम नॉट श्योर 30 दिन है कि 30 महीना है। लेकिन ये फॉरेनर्स जो हैं ऐसे हैं जो जिनकी कंट्रीज़ में जो न्यू लिबरल वैल्यूज़ है ना, ये वर्ड है न्यू लिबरल वैल्यूज़, कि भई आप जो है अपने देश की सरकार की न्यू लिबरल वैल्यूज़ से परेशान हो या सोसाइटी की जो मोरल फंक्शनिंग उससे परेशान हो और आप एक कंज़र्वेटिव फैमिली हो, तो रशिया में आपका स्वागत है। तो रशिया जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अपने आप को एज़ अ कंज़र्वेटिव वैल्यू प्रोवाइडर, सॉरी कंज़र्वेटिव वैल्यू के साथ चलने वाला देश बता रहा है कि भाई जो जो वोकिज़्म है, एलजीबीटी है, ये सब आपके वेस्टर्न कंट्री में फैल रहा है। हम जो है इन सबको बैन कर रहे हैं और हम जो है कंज़र्वेटिव सोसाइटी हैं, जो रिलीजन को फ़ॉलो करती है, जो फैमिली वैल्यूज़ बिलीव करती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से सोसाइटी ख़राब हो रही है, मोरल कंपास जो है ख़राब हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो आप रशिया में आके रहो। ऐसा कहा जा रहा है और इसमें उन्होंने रशियन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ही हटा दी है और ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो हटा दी गई है जो नॉर्मली अगर आप अप्लाई करते हैं रेजिडेंस परमिट के रूस में तो चाहिए होता है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली जो है इसके 2-3 मीनिंग हो सकते हैं, देखिए।
पहली बात तो है रशिया की इकोनॉमी जो है बूम अच्छी ग्रो कर रही है और इसके चांसेस ये हैं कि आगे भी ग्रो करती रहेगी। और यूरोपियन इकोनॉमी तो डिक्लाइन कर रही है। तो एक तरफ से ये इकोनॉमिक माइग्रेशन को इस तरह से नाम दिया जा रहा है ना भाई, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूरोप के देशों के लिए, और जहाँ जहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो जहाँ है, जहाँ नहीं है वहाँ से जहाँ है वहाँ लोग माइग्रेट करते हैं। ये नॉर्मल सेंचुरीज़ का रहा है सिस्टम, कुछ नया नहीं है। तो मेरे ख़्याल से उसको लेके ये बात हो रही है कि आपको अगर यूरोप में जॉब नहीं मिल रही है, हमारे पास जॉब है, हमारे पास लोगों की कमी है, आप आ जाओ, है ना? दूसरा जो है कि एक तरह से जो रशिया जो है अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहा है पूरी दुनिया में कि भाई देखो हम जो है कंज़र्वेटिव वाले देश हैं, है ना? पूरे जो यूएस हो गया, यूरोप हो गया, यूके, इन सब कंट्रीज़ को और एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से लोगों को कहा जा रहा है कि आप आ जाओ, है ना? आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। और ये कहा जा रहा है। और रशियन इकोनॉमी को वर्कर्स की ज़रूरत है, रशिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, और रशिया को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं क्यों ना हम जो है यूरोप के लोगों को इनवाइट करें, इस तरह से जो है जो टैलेंटेड लोगों को यूरोप से बुलाया जाएगा, तो ये एक तरह से रिवर्स हो जाएगा। जब सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ था, जब वो टूटा था, तो काफ़ी सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, ये सब लोग सोवियत यूनियन या रूस को छोड़ के वेस्ट चल गए थे। अब जो है रशिया बोल रहा है कि भाई क्यों ना तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम कंजर्वेटिव फैमिली वैल्यू वाले हैं, हम ये आलतू-फालतू जो न्यू आइडियोलॉजी से उनको थोपेंगे नहीं। तो एक तरह से देखा जाए रशिया अपने आप को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन प्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा रीज़न जो मुझे लगा इसका, ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम से यूरोप के अंदर जो है एक ट्रेंड टाइप हुआ है कि वो हर चीज़ रशिया की बैन कर रहे हैं और कह रहे हैं रशिया इज़ आइसोलेटेड, रशिया को कोई जानता नहीं है, या फिर रशिया को अलग-थलग करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से रशिया बोलना चाह रहा है भाई हम अलग-थलग कहाँ हैं? अलग-थलग कहाँ पड़े? एक तो ग्लोबल साउथ के और ब्रिक्स कंट्री हमारे साथ है, प्लस यूरोप के देश भी वहाँ के सिटीज़न्स भी हमारे यहाँ आना चाहते हैं। तो एक तरह से जो है ये भी प्रेज़ेंट करना चाह रहा है कि भाई देखो हमारी वैल्यूज़ को है, तुम्हारी वैल्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। कुछ लोग जो हैं हमारी जो कंज़र्वेटिव वैल्यूज़ हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी या फैमिली वैल्यूज़, वो आपकी जो आप बताना चाह रहे हो यूरोपियन वैल्यूज़ है, उससे बेटर हैं। तो जो यूरोप की जो इमेज होगी दुनिया में, जो एक इमेज है कि भाई इट्स अ फ्रीडम लविंग एंड ऑल, जो उसकी इमेज बनी हुई है, उसको धक्का पहुँच सकता है, उसकी साख को बट्टा लग सकता है। तो ये भी एक मेरे हिसाब से एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ़ मेरा स्पेकुलेशन है एट द मोमेंट। तो ये चीज़ हो रही है, और ये सिर्फ़ जैसे मैंने कहा 30 से 30 दिनों आई थिंक 30 दिनों के या 3 महीने का, अगेन मैं श्योर नहीं हूँ। उसके बाद लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा और फर्दर के लिए, और जो लोग उसको जानते हैं वही शायद जा पाएँगे मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी भी नए देश में जाना और वहाँ रहना और 3 महीने में पता करना कि वो सही है नहीं है, थोड़ा-सा कम टाइम है। 6 महीना भी हो तो शायद इंसान समझ पाए। तो ये स्कीम कितनी सक्सेसफुल होगी तो बाद में है, लेकिन रूस ने शुरुआत कर दी है। और अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था वीज़ा फ्री प्रोग्राम भारतीयों के लिए भी, और ऐसे भी 20-30 कंट्रीज़ जो कि वो फ्रेंडली कंट्रीज़ कहते हैं, जिन्होंने उन पे सैंक्शंस नहीं लगाया, जो कंटिन्यू नॉर्मल रिलेशनशिप रख रहे हैं, उनको टूरिस्ट वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाएगा, या फिर आई थिंक वीज़ा फ्री ट्रैवल होगा टूरिज़्म के लिए। थर्ड पॉइंट इस वीडियो का जो है, उसमें ये है कि जो रूस का जो एक्सपोर्ट है ग्रेन और व्हीट का, वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुँच गया है। वो चीन को भी सप्लाई कर रहे हैं, इजिप्ट को भी सप्लाई कर रहे हैं, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ को उन्होंने इस साल सप्लाई किया है, वो रिकॉर्ड लेवल पे है। तो एक तरह से अगर देखा जाए, यूक्रेन जो है पहले सप्लायर हुआ करता था बहुत सारी कंट्रीज़ को, अब उसको रशिया ने रिप्लेस कर दिया है। और जिस तरह से ये यूक्रेन वाला युद्ध चला जा रहा है, तो रशिया एक रिलायबल सप्लायर बनता जा रहा है बहुत सारे देशों का। तो एक तरह से उन्होंने यूक्रेन को रिप्लेस कर दिया है एज़ अ फूड सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और ये एक तरीके से उनका जो इन्फ्लुएंस बनाने का तरीका है, वो अपना जो इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, बाय बीइंग फूड सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो ये भी चीज़ है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो चौथा पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये इस रूस में घटना हुई पिछले, कि बहुत सारे जो रूस के जो कॉरपोरेशंस हैं, उन्होंने पिछले कुछ 2 सालों से कोशिश की है कि जो भी टेक्नोलॉजी वो वेस्टर्न कंट्री से इंपोर्ट करते थे, या जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंपोनेंट लगता था, उसको रिप्लेस किया जाए, और उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट लगाया जाए, है ना? मतलब आप चिप इंडिजिनस बनाए जाए, एयरक्राफ्ट एविएशन इंडिजिनस बनाए जाएँ,
और जो भी कारें वगैरह मैन्युफैक्चरिंग वापस दोबारा से सोवियत यूनियन में जो होती थी, दोबारा उन फैक्ट्रीज को चालू करके रूस में मैन्युफैक्चरिंग की जाए, तो उन्हें कुछ सक्सेस मिली है। और अभी जो है एक कॉरपोरेशन रोस्टेक, तो रोस्टेक जो है वो सोच रहा है कि क्यों ना पुराने जो बंद पड़े प्लांट हैं कुछ को, उनको कन्वर्ट करके अब जो रूस एविएशन जो एयरक्राफ्ट है, कमर्शियल एयरक्राफ्ट, उनको भी लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करें। तो ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि जो एविएशन मार्केट है उसमें अभी तक 2 कंपनीज़ की मोनोपोली रही है, एयरबस और बोइंग। चीन जो है कोशिश कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट कॉमेक C319, जहाँ तक मुझे पता है, उसके थ्रू मोनोपोली ब्रेक करने की, एक अल्टरनेटिव बताने की। और अगर रशिया भी इसमें इन्वॉल्व होता है कमर्शियल एयरक्राफ्ट या पैसेंजर एयरक्राफ्ट सेगमेंट, तो हर देश के पास ऑप्शंस हो जाएंगे। हालांकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, आई थिंक इसमें कुछ काफ़ी साल लग जाएंगे। एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट में टाइम लगता है, 7-8 साल भी लग सकते हैं। लेकिन रशिया के पास जो है ऑप्शंस नहीं है बहुत सारे। वो जो है वेस्टर्न एयरक्राफ्ट खरीद नहीं सकते, और जो एयरक्राफ्ट उनके पास हैं उसके स्पेयर पार्ट उनको आसानी से मिलेंगे नहीं। तो उनको नीड है, और उनके पास एक टेक्निकल बेस भी है, क्योंकि वो जो है बड़े एयरक्राफ्ट एविएशन के तो मैन्युफैक्चरर कर ही रहे हैं। तो और उन्होंने कोशिश की है, सुखोई कॉरपोरेशन ने, ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने की, पर ये बहुत ज़्यादा स्केल पे नहीं थे और बहुत कम ऑर्डर्स के थे, तो शायद उसको स्केल अप किया जा सके। तो ये एक भारत के लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है, अगर मान लीजिए हम जो है भारत में भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्मॉल स्केल पे 100 सीटर का। तो अगर रूस के साथ हमारा कोलैबोरेशन होता है, या रूस के कि हम बहुत चीज़ों में रूस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन में कोलैबोरेट किया, ब्रह्मोस में कोलैबोरेट हुआ, और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ मेक इन इंडिया के थ्रू यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है। तो अगर कोई कोलैबोरेशन पॉसिबिलिटीज़ होती है तो उसका फ़ायदा भारत को भी हो सकता है। ऑलरेडी हम उनके लिए शिप मैन्युफैक्चरर्स करने वाले हैं। आई थिंक पिछले कुछ महीनों पहले डील साइन हुई थी कि हम उनके लिए कुछ 15 से 20 शिप्स मैन्युफैक्चर करेंगे, छोटे मतलब मर्चेंट शिप्स, जिसके थ्रू ट्रेड हो सके। और तो ये जो है ये चीज़ काफ़ी भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है कि रशिया जो है हर चीज़ जैसे ना मेक इन रशिया करना चाहता है और हम मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, तो एक कोलैबोरेशन पॉसिबिलिटीज़ के साथ उनको भी फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है जो मेरे हिसाब से। तो बस इतना ही कहना है इस वीक में, ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है। और अगले हफ्ते फिर से हम रूस के बारे में, इंडिया से रिलेवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन इंडिया से रिलेवेंट होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते।